हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जय प्रक्रम का जो पार्ट चल रहा है, सीरीज चल रहा है, उसी के संदर्भ में कल हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जंतुओं में या फिर पौधों में कैसे श्वसन होता है, श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है, मनुष्य कैसे श्वसन करता है, यानी कैसे कैसे वह उसका श्वसन मार्ग है और कैसे कैसे वह श्वसन अपना संपन्न करता है। तो आज के इस वीडियो में श्वसन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आपको बताया गया होगा, कल के वीडियो में बताया क्या गया होगा कि जब भी जंतु की बात आती है या फिर हम लोग की बात आती है तो हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड जीव हैं। और कॉम्प्लिकेटेड जीव का मतलब यह है कि हमारे अंदर श्वसन करने के लिए एक तंत्र लगा होगा। ठीक है, तंत्र लगा होगा, यानी हमारे पास एक विशेष अंग होता है जिसके चलते क्या हो जाता है, हमारा श्वसन हो जाता है। लेकिन पौधों में ऐसा कुछ नहीं था, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में भी ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए उनको श्वसन करने के लिए विशेष अंग मिला हो। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, एक विशेष अंग होता है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग ऐसे जीव हैं जो बहुत ही ज्यादा जटिल संरचना हमारे अंदर होती है। और इस जटिल संरचना के लिए कार्य करने के लिए, जो भी संरचना है कार्य करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, श्वसन प्रक्रिया से मिलेगी। तो आपको पता है कि श्वसन होता क्या है, तो ऊर्जा प्राप्त करने की एक प्रकार की क्या है, विधि है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मनुष्यों में कैसे श्वसन होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन होता है, फेफड़ा होता है। आप सभी लोगों को पता है कि जब भी आपको कहा जाए कि सांस किससे लेते हैं, तो सांस हम फेफड़े से लेते हैं, न कि नाक से लेते हैं। ये दिमाग में छाप करके रखिएगा। ठीक है, सरासर हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है कि अगर कोई पूछ दे कि हम सांस किससे लेते हैं तो फटाक से बोल देते हैं नाक से। हालांकि नाक में कोई मोटर नहीं लगा है कि सांस को खींच दे। ठीक है, नाक में कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि जो क्या कर दे, सांस को खींच दे। तो आप देखते होंगे जब कभी सर्दी जुकाम आपको हो जाएगा और नाक में जब श्लेष्मा भर जाता है, तो श्लेष्मा भरने के बाद हम किसे सांस ले लेते हैं, मुख से सांस ले लेते हैं। तो इसका मतलब हमने श्वसन मुख से किया है, नहीं। यह सांस जाने के लिए बस एक रास्ता देता है, मुख एक रास्ता देता है जो सांस अंदर जाता है। लेकिन मेन सांस लेता कौन है, तो मेन सांस लेने वाला कौन है, ये फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा है। तो इस चीज को क्या रखना है, आपको याद रखना है। मेन जो है आपका क्या है, फेफड़ा है। यही फेफड़ा क्या करता है, श्वसन करता है। ठीक है, चलिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फुस या पल्मोनरी कहते हैं। यानी ऐसे श्वसन को हम लोग क्या बोलेंगे, फुफ्फुस श्वसन या पल्मोनरी श्वसन के नाम से भी जानते हैं। फुफ्फुस को ही हम लोग फेफड़ा बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे कि इसके श्वसन करने के लिए कौन कौन से हमारे पास अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन में भाग लेते हैं, श्वसन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि नासा छिद्र है। शुरू से एकदम याद कर लीजिएगा, लाइन से, लाइन बाय लाइन, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। नासा छिद्र का मतलब नाक का जो छिद्र होता है ना, दो होल। ठीक है, दो होल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नासा छिद्र बोलते हैं। ठीक है, नासा छिद्र। ठीक है, तो दो होल जो है ना, होल नाक में, उसे हम लोग बोल रहे हैं नासा छिद्र। नासा कपाट क्या होता है, तो नासा छिद्र के बाद जो ऊपरी हिस्सा आता है उसे हम लोग बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं, नासा कपाट। उसके बाद ग्रसनी आता है। नासा कपाट के बाद का जो हिस्सा आया रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, ग्रसनी बोलते हैं। और ग्रसनी के बाद देखिएगा पुरुषों में क्या होता है ना, स्वर यंत्र या कंठ, थोड़ा सा गोल सा ना बाहर की तरफ निकला होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र या कंठ बोलते हैं। कभी क्या करिएगा, स्वर यंत्र पे अभी थोड़ा सा प्रहार करिए, ऐसे करेंगे ना, ऐसे तो आवाज थोड़ा सा ना अलग तरीके का निकलेगा। आ करके निकालते हैं, आ करते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरीके स्वर यंत्र या कंठ पे अगर हम थोड़ा सा दबाव देंगे तो आवाज क्या हो जाएगा ना, बदल जाएगा, आवाज थोड़ा सा अलग तरीके से आने लगेगा। श्वास नली, ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं श्वास नली। ठीक है, श्वास नली जिसको ट्रेकिया कहा जाता है। कुछ जो कीट होते हैं, कीट इसी ट्रेकिया या श्वास नली के द्वारा ही क्या करते हैं, अपना श्वसन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन हम लोग का क्या है, फेफड़ा है। यही फेफड़ा क्या करता है, यही फेफड़ा क्या करेगा, जो सांस जाता है, सांस का मतलब हवा, उसमें से ऑक्सीजन और अन्य गैसों को अलग करने का काम कौन करता है, फेफड़ा। तो मेन हमारा कौन है, श्वसन अंग में फेफड़ा। इनको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। डायग्राम में अगर आपको देखना है तो यहाँ डायग्राम में सबसे पहले समझिए कि डायग्राम में कैसे इसको हम देख लेंगे।
ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यह हमारा क्या है, नासा द्वार, यानी नासा द्वार है, नाक। नाक जो है, नाक का मतलब यहाँ ध्यान समझिएगा, यह नासा द्वार। नासा द्वार का मतलब क्या है, नासा छिद्र, जिसको हम नासा द्वार बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मुख गुहा को छोड़िए, मुख गुहा के आगे आप आएंगे तो ग्रसनी दिखाई देगा, यानी नासा छिद्र के बाद आएगा नासा कपाट। क्या आएगा, नासा कपाट, यहाँ पर नासा कपाट। और नासा कपाट के बाद अगर आएंगे तो नासा कपाट के बाद क्या आएगा, हमारा ग्रसनी आएगा। क्या आएगा, ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद क्या होता है, श्वास नली, यही ट्रेकिया होता है, ध्यान समझिएगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेकिया बोल रहे हैं, ठीक है। एक पाइप होता है जो सी आकार का होता है और इसको पिचकने नहीं देता है, ताकि हम जैसे सांस लिए जब तक हवा भरी रहेगी फूली रहेगी, हवा निकाल देंगे तो ये पिचक न जाए, यह पिचक न जाए, जिसके चलते क्या होता है, सी आकार का छल्ले बने होते हैं इसमें, ठीक है। उपास्तिका वलय जिसको बोलते हैं, उपास्त यानी हड्डी का नहीं, हड्डियों का एक पार्ट होता है उपास्त जिसको बोलते हैं। उपास्त का एक वलय होता है, रिंग होता है, रिंग, उसको यह श्वास नली के ऊपर बना रहता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब आएंगे तो यह क्या होता है, जो जो श्वास नली है, यह दो हिस्सों में क्या होती है, बढ़ जाती है। दो हिस्से में बटेंगे तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। जब यह दो हिस्सों में बढ़ जाती है, इसको श्वसनी बोलेंगे। और यह श्वसनी आगे चल करके ना कई हिस्सों में क्या होती है, बढ़ते हैं। जैसे समझिएगा बात को, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। मान लिया श्वास नली थी, श्वास नली इधर से आई और आगे चल करके क्या हो गई, दो हिस्सों में यह बट गई, ठीक है, दो हिस्सों में क्या हो गई, बट गई। तो यह श्वास नली था, ये क्या था, श्वास नली। और श्वास नली आगे चल करके दो हिस्सों में बट गई, तो हमने इसको क्या बोल दिए, श्वसनी बोल दिए, ठीक है। क्या बोल दिए, श्वसनी बोल दिए। अब यह श्वसनी ना, श्वसनी आगे चल करके, श्वसनी आगे चल करके खूब ढेर सारी कुपिकाएं बनाती है। क्या बनाती है, कुपिकाएं बनाती है, या फिर श्वसनिकाएं कहती है, या कुपिकाएं ऐसे बनाती है, छल्ले नुमा कुपिकाएं आगे चल करके खूब शाखा बना करके कुपिकाएं ऐसे बना लेती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कुपिकाएं, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कुपिकाओं का लीजिए, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वायुकोश, ठीक है, वायुकोश। तो यह वायुकोश बना लेते हैं आगे चल करके, ठीक है, बात समझिएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, मेन हम अंग देख लिए, और यही अंग क्या करते हैं, श्वसन में हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट बातें थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए, अब जो हमारा पाला क्या है, नासिका है, वो नासिका का काम क्या होता है, ध्यान समझिए। नासिका का मतलब नासा छिद्र और नासा कपाट दोनों को मिला करके हम क्या बोल रहे हैं, इसको नासिका बोल रहे हैं। तो नासिका का अगला भाग रोमो व श्लेष्मक कला से क्या होता है, ढका रहता है। अब रोम आप समझते हैं, रोम का मतलब क्या होता है, बाल होता है। क्या होता है, बाल होता है। श्लेष्मक का मतलब क्या होता है, श्लेष्मक मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो नाकों में पूरा विद्यमान रहता है, आपको पता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ। तो ध्यान समझिएगा, यह नासिका में आपको रोम यानी नाकों में आपके बाल मिल जाएंगे, और बाल और साथ ही साथ कुछ चिपचिपा पदार्थ, ऐसे नाक में अंगुली पेशेंगे ना अंदर तक डालेंगे तो कुछ चिपचिपा पदार्थ हाथों में लग जाएगा। अब यह चिपचिपा पदार्थ और बाल का काम क्या है, तो यह दोनों क्या करते हैं, धूल कण को, किसको, धूल कणों को अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। धूल कण अंदर नहीं जाने देंगे ताकि श्वसन पथ खराब ना हो, या फिर श्वसन तंत्र खराब ना हो, यानी धूल कणों को अंदर जाने से क्या करते हैं, रोक लेते हैं, चिपका लेते हैं। फिर बाद में देखते हैं ना कि उसी को हम लोग अंगुली डाल करके नाकों से ऐसे निकालते हैं, काला काला निकलता है, ठीक है। यही धूल कण जा करके जमा हो जाता है, धूल कण जा करके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो यह नासिका के अंदर ऐसी चीजें होती हैं। नाक में बाल है तो समझिए अच्छी बात है, और इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है जो धूल कणों को क्या करता है, चिपका लेता है, ठीक है। चलिए, अगला इसका पार्ट क्या है, ग्रसनी है। बहुत ही अच्छी चीज है कि यह 13 सेंटीमीटर सबसे बड़े की लंबी होती है ग्रसनी, यानी इन नासिका के बाद का हिस्सा जो आता है वो ग्रसनी होता है। तो यह 13 सेंटीमीटर लंबी, कीप समझते हैं, कीप, कीप का मतलब क्या होता है, जो तेल वो नापते हैं ना, नापते हैं, उसको कीप बोला जाता है, ठीक है। तो वह 13 सेंटीमीटर लंबी कीप के आकार की गुहा होती है। इसी मुख पथ तथा नासा पथ दोनों होते हैं, यानी इससे जा करके भोजन वाला जो मुख पथ है वो और नासिका दोनों आकर के वहीं पर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यह मुख का हिस्सा है और ये नाक का हिस्सा है, दोनों आकर के इसी के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, इसी के साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। इधर से भी जाएगा हवा तभी इसी में आएगा, इधर से आएगा तभी इसी में आएगा, ठीक है, जुड़े रहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, आगे क्या होता है, अगला होता है कंठ या स्वर यंत्र।
तो कंठ समझते हैं कि पुरुषों में यह बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देगा। पुरुषों में क्या होगा, यह बाहर की तरफ उभरा हुआ, यानी पुरुषों में देखेंगे उसको घेटुई, पता नहीं गांव में बोलते हैं क्या, ऐसे बाहर की तरफ क्या होता है, निकला होता है लंबा सा। तो पुरुषों में बाहर की ओर उभरा होता है। ग्रसनी के भीतर भाग में एक छिद्र होता है। जब ग्रसनी देखे ना, ग्रसनी, तो ग्रसनी के भीतर भाग में क्या होता है, एक छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घाटी बोलते हैं या कंठ द्वार बोलते हैं। अंदर भाग में जाएंगे, ग्रसनी में देखेंगे तो एक छिद्र होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाटी, या उसी को कंठ द्वार बोलते हैं। ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, एक और बोलते हैं टेटुआ। उसी को टेटुआ भी कहीं कहीं बोला जाता है, या फिर आदम का एप्पल के नाम से भी उसे जाना जाता है। आदम का एप्पल भी बोलते हैं उसे। ठीक है। या उसी को हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं। तो क्या क्या नाम है उसका, ग्रसनी है। इस ग्रसनी के अंतिम भाग पे देखेंगे तो इसी पर एक छिद्र होता है, इसे हम क्या कर रहे हैं, घाटी बोल रहे हैं, या फिर कंठ द्वार बोल रहे हैं, इसी को टेटुआ बोल रहे हैं, और इसी को आदम का एप्पल बोल रहे हैं। ठीक है। या इसी को ग्लोटिस बोल रहे हैं। उसका इतना नाम है। इसके ऊपर एक कार्टिलेज का, उपास्थि का बना हुआ एक ढापन होता है, जो उसको ढक करके रखता है ताकि भोजन ना उसमें चला जाए। तो उसे हम बोलते हैं इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस। ठीक है। तो इपीग्लोटिस कभी कभी आप ध्यान से समझिएगा, इपीग्लोटिस किसके नियंत्रण में होता है, तो ब्रेन के नियंत्रण में होता है। अब मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं, अब मुझे हवा भी लेना है। तो जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते हुए तो अब कभी कभी क्या करते हैं, कुछ दूसरी चीजें सोचने लगते हैं, या फिर टीवी देखते देखते भूल जाते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। तो इपीग्लोटिस को बताना पड़ता है मस्तिष्क को कि तुम किधर घूमेगा, हम भोजन ले रहे हैं कि हवा ले रहे हैं, बताना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपना भोजन ले लिए और अपने दिमाग को कहीं दूसरे जगह लगा दिए। ठीक है। तो दिमाग तो बताएगा नहीं कि क्या आ रहा है। अब वो क्या करता है, भोजन फटाफट धीरे धीरे आगे फेफड़े की ओर जाने लगता है। ठीक है। क्योंकि हिपोग्लोटिस क्या करता है ना, एक बार देखे ध्यान से, इपिग्लोटिस का काम क्या है, दो नली है, एक भोजन की नली गुजरी हुई है और एक क्या है हमारी, सांस की नली है। तो यहीं पर रहता है। ठीक है। वह अगर भोजन की नली को बंद करेगा तो सांस की नली खुली रहेगी, और सांस की नली को बंद करेगा तो भोजन की नली खुली रहेगी। तो अगर भोजन की नली को बंद कर दिया तो वह भोजन किस में चला जाएगा, सांस वाली नली में चला जाएगा। अब फेफड़ा देखेगा कि भैया आना था सांस और आ रहा है क्या, भोजन। अब फटाक से ऐसे मार देगा, फटाक से क्या कर देगा, मारेगा। और जब सड़क, उसी कहते हैं सड़क गया है, और जब सड़कता है तो पूरा नाक को के रास्ते, मुंह को के रास्ते पूरा भात जो है बाहर निकालते हैं, चावल रोटी सब निकाल देते हैं। तो छींकते हैं तो कहाँ से आता है, नाक के रास्ते या फिर मुंह के रास्ते पूरा बाहर फेंक देते हैं। तो कहते हैं सड़क गया, कोई याद कर रहा है। अरे तो कोई दूसरा आपको नहीं याद कर रहा है, आप खुद किसी दूसरे को याद कर रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। तो यह होता है इपीग्लोटिस, क्या करता है, भोजन और भोजन की नली और साथ में भोजन की नली और साथ में हवा की जो नली है, इन दोनों को क्या करता है, दोनों को, भोजन को और सांस को ऐसे बांटने का काम करता है। याद रखिए एपिग्लोटिस। अच्छा, इसकी जो गुहा होती है कंठ का, इसकी जो गुहा होगी यानी ग्रसनी में, तो उसे हम बोलते हैं कंठ कोश। क्या बोलते हैं, कंठ कोश। जिसमें दो जोड़ी क्या होती है, पेशी वाक रज्जु होती है। दो जोड़ी क्या होती है, पेशी यानी मांसपेशियों की बनी हुई वाक रज्जु होती है। जब हम बोलते हैं ना तो उसी से क्या होता है, कंपन से या आवाज हमारी निकलती है। ठीक है। इसी में कंपन होने से ही ध्वनि क्या होती है, निकलती है। किसमें, कंठ कोश में दो दो जोड़ी क्या होती है, पेशी वाक रज्जु होती है। ठीक है। पेशी वाक रज्जु, इसी में क्या होता है, कंपन होता है। इसी में क्या होता है, कंपन। और कंपन होता है तभी हमारी क्या होती है, ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है, ध्वनि। तो बहुत महत्वपूर्ण है कंठ या स्वर यंत्र, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है श्वास नली, ट्रेकिया बोलते हैं। बहुत ऐसे कीट हैं जो श्वास नली से अपना क्या करते हैं, श्वसन कर लेते हैं। ठीक है। यह क्या होता है, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली, व्यास मतलब ऐसे गोल सी, ठीक है, वाली एक नलिका होती है। एक ऐसी नली है जिसका व्यास देखा जाए तो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो लंबाई होता है वो 10 से 11 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। यह आगे जाकर के दो भागों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। आपको पता है कि यह आ रही है नली, श्वास नली, और आगे चल करके दो भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आपको पता है। ठीक है। दो भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अच्छा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, या श्वसनिया कहते हैं, या श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रत्येक श्वसनी जो है फेफड़े में प्रवेश करने के बाद अनेक श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
अब ये फेफड़ा के अंदर जब प्रवेश करेगी ना ऐसे फेफड़े के अंदर, अब ये क्या होगा, छोटी छोटी श्वसनिकाओं में क्या हो जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे खूब ढेर सारी श्वसनिकाओं में क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और यही क्या करती है, गुच्छे का निर्माण करती है। ये क्या करते हैं, गुच्छे का निर्माण करते हैं, जैसे कोपिका कहिए, इसी को कुपिका कहिए, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका, या इसी को हम लोग कहते हैं वायुकोश। ठीक है, श्वसनिकाएं बढ़ जाती हैं और श्वसनिकाएं वायुकोशों में बढ़ जाती है। वो जो श्वसनिकाएं हैं वह किस में बढ़ जाएंगी, वायुकोशों में बढ़ जाती हैं। श्वास नली जो होता है ना, श्वास नली के भित्ति में, भित्ति का मतलब होता है अंदर, सी आकार के छल्ले बने होते हैं, जो सी टाइप के, ऐसे सी आकार के कैसे ऐसे छल्ले होते हैं। ठीक है, ऐसे छल्ले होते हैं, और ये छल्ले क्या करते हैं, उसको पचकने से ना, पचकने से रोकते हैं। छल्ले क्या करेंगे, उस नली को पिचकने से क्या कर देंगे, रोक देंगे, यानी हवा नहीं रहेगी तो पिचके ना, जिसके चलते क्या होगा, यह छल्ले मदद करते हैं ना, वो पिचके नहीं। ठीक है, ये श्वास नली में वायु ना होने पर इसे क्या करते हैं, चिपकने, चिपकने नहीं, पिचकने, पिचकने से क्या करते हैं, रोकते हैं, पिचकने से क्या होते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, यही जो छल्ले होते हैं। ठीक है, तो ये इतना श्वास नली से आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब समझिए, यहाँ फेफड़ा या फुफ्फुस, आपको पता है कि मानव श्वसन का सबसे प्रमुख अंग है, बताया ना कि सबसे मेन रोल यही श्वसन, यही अदा करता है श्वसन के लिए। यह क्या होता है, जोड़ी में एक होता है, यानी संख्या में कितना होगा, दो, और जोड़ी में कितना होगा, एक होगा। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बनी एक गुहा होती है। फेफड़ा जो होता है, ये फेफड़े के बाहर क्या होता है, झिल्ली होती है, ऐसे क्या होती है, झिल्ली होती है इसके बाहर। वह एक गुहा मतलब खाली स्थान, फेफड़े के बाहर एक झिल्ली होती है, उसके अंदर खाली स्थान होता है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। और फुफ्फुस गुहा में लसदार क्या होता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, जो चोट झटका से फेफड़ों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। फेफड़े पे चोट लगेगा, घाव लगेगा, या फिर कुछ भी होगा तो उसके लिए क्या करेगा, फेफड़े की रक्षा करेगा कौन, जो लिक्विड चिपचिपा पदार्थ भरा है, लसदार पदार्थ भरा हुआ है, किसके अंदर, इस फेफड़े के बाहर झिल्ली है उसके अंदर। ठीक है, तो इतना आपको फेफड़े के बारे में जानकारी याद रखना है। फेफड़ों में लगभग 15 करोड़ वायुकोश होते हैं। अरे वही है, जो वही वायुकोश की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी आप सोच रहे हैं। ठीक है, यह मान लीजिए कोई फेफड़ा है और इसके अंदर क्या है, ऐसे 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 इस तरीके से श्वसनिकाएं बटी हुई हैं। यह जो गुच्छा होता है ना, गुच्छा, ये कुपिकाएं लगभग कितनी होती हैं, ये कुपिकाएं या वायुकोश कितनी होती है, 15 करोड़, कितना, 15 करोड़ वायुकोश क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और वायुकोश की बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाएं का जाल होता है। इसी के ऊपर क्या होता है ना, पतली 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 जो पतली पतली क्या होती है, केशिकाएं होती है, कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी पतली पतली रेखाएं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, पतली पतली ऐसे लगी रहती हैं, ऐसे पतली 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 उसी कोशिकाएं के ऊपर लगी रहेंगी। और यही क्या करेंगे ना, यही क्या करेंगे, यही केशिकाएं क्या करेंगी, यहाँ से जो ऑक्सीजन जाएगा उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे वो कोशिकाओं के पास। तो याद रखिएगा, ये पतली पतली जो केशिकाएं हैं, केशिकाएं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से ला करके यहाँ पे छोड़ देंगे, और यहाँ से ऑक्सीजन को फिर से लेकर के मोटी, इससे चौड़ी जो वह रुधिर वाहिनियां होती हैं उनमें ले करके छोड़ देंगी, और वह सीधे कहाँ पहुंचा देगा, कोशिकाओं के अंदर फिर से पहुंचा देगा। ठीक है, तो वायुकोश की बाहरी सतह जो होती है, रुधिर कोशिकाओं का जाल उसमें फैला रहता है। इन केशिकाओं में ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है। मैंने बताया ना कि केशिका में ऑक्सीजन नहीं होता है, यह ऑक्सीजन लेने आई हुई है। ठीक है, लेने आने का मतलब उससे जुड़ी हुई है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब ऑक्सीजन को लेकर के दूसरे में भेजेंगे। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है, जिसमें CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से O2 और तथा CO2 आपस में क्या होते हैं, विसरित होते हैं। इसका CO2 इसके अंदर चला जाएगा, इसका O2 उसके अंदर चला जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को दे देंगे और ऑक्सीजन को ले लेंगे। उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा और इसको लेकर के वहां पहुंचा देगा, विभिन्न कोशिकाओं के अंदर पहुंचा देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि श्वसन तंत्र के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझा और जाना, और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। यहाँ से तो आपको याद ही रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट यह टॉपिक था, और यहाँ से परीक्षा में आपका यहाँ से प्रश्न बनना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, हेल्पफुल है, अगर इसमें से अगर प्रश्न बनता है तो आप आसानी से कर लेंगे, या उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
अगर यह वीडियो आपका यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों को भी बताइए कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।